आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। मेरा नाम है पूजा शुक्ला। छत्तीसगढ़ 31 जिलों वाला राज्य बन गया है। अब सीएम भूपेश बघेल ने राज्य को 3 नए जिलों की सौगात दी है। राज्य के सुदूर क्षेत्र वाले इन जिलों की गठन की मांग काफी पुरानी थी और कहीं ना कहीं ये सत्ता प्रशासन का विकेंद्रीकरण भी है। क्या माना जाए कि छत्तीसगढ़ में नए जिलों का गठन करके यहाँ की तस्वीर बदलेगी, विकास की गति बढ़ेगी? इसी पर आज चर्चाएं खास। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से 31 जिलों वाला राज्य बन गया छत्तीसगढ़ और लक्ष्य है 36 जिलों का। बहरहाल चर्चा खास में खास पैनल हमारे साथ राकेश प्रताप सिंह परिहार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रायपुर से, आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार, समीर दीवान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राकेश प्रताप सिंह परिहार जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। 31 राज्यों वाला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। जानकारी आपसे चाहेंगे कि लंबे समय से मांग थी इन जिलों की और कितनी जरूरत थी इनको बनाने की, और इनके बनने के बाद किस तरह से आप देखेंगे कि विकास होगा इन जिलों का? देखिए, जिलों का विकास हो या ब्लॉक का विकास हो, तहसील का विकास हो, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ और नेटवर्क 10 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये निरंतर विकास जो है चलने वाली एक प्रक्रिया है और इन प्रक्रियाओं में जब भी हम नए जिलों का विकास करते हैं या नए जिले बनाते हैं, तो इसके साथ-साथ जो वहाँ की लोकल जो डिमांड होती है, जो लोकल वहाँ का विकास होता है, वो होता है। साथ में जॉब क्रिएशन भी होता है। जितने भी पद नए बनेंगे, क्योंकि नए जिले बनेंगे तो कलेक्टर से लेके नीचे के जितनी भी उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी डिपार्टमेंट हैं, विभाग हैं, उनमें भी नए पद का क्रिएशन होगा, तो जॉब भी क्रिएट होते हैं। तो निश्चित तौर पे ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत खुशी का क्षण है। और पूजा जी, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहता हूँ। भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 6 जिलों की सौगात दी है और साथ में 18 तहसील भी वो बना रहे हैं। तो जो आप 31 जिले बोल रहे थे, वो 33 जिले हैं। तो ये थोड़ा-सा आप करेक्शन कर ठीक लीजिएगा। सर, ठीक सर, ठीक सर, जी, माफी के जी। साथ जी। नहीं, कोई माफ़ी की बात नहीं, लेकिन हाँ, तो ये निश्चित तौर पे हम छत्तीसगढ़ जैसे कहा ही जाता है, छत्तीसगढ़ या सबसे बढ़िया, तो निश्चित तौर पे ये एक विकास और हर्ष और उल्लास दोनों का ये मौका है। जी, पूजा जी। ठीक। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी भी हैं। उपाध्याय जी, सतत प्रक्रिया है विकास, और जब बदलाव होता है तो विकास भी होता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि कुछ सकारात्मक पहलू भी होते हैं बदलाव के और नकारात्मक पहलू भी होते हैं। छत्तीसगढ़ में जो 3 नए जिले बने हैं, इस बदलाव की प्रक्रिया आप कैसे देख रहे हैं प्रदेश के विकास के संदर्भ में? एक प्राकृतिक प्रकृति का नियम भी है। तो डेफिनेटली जिस तरीके से 3 नए जिले बनाए हैं, और देखिए 170 किलोमीटर आखिरी गांव का व्यक्ति अगर अपने जिले में जाना चाहता है, जिला मुख्यालय में कोई काम है, तो 170 किलोमीटर चलकर वो वहां पहुंचेगा। सुबह का निकलेगा, शाम हो जाएगी, फिर उसे राजनांदगांव में रुकना पड़ेगा। तो क्या तो वो काम करेगा और क्या उसका जुड़ाव होगा, और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, जो शासन प्रशासन है, 170 किलोमीटर जो गांव दूर है उससे जाके संपर्क या वहां पहुंचना शासन प्रशासन का बहुत बड़ा एक टास्क बन जाता है। अब जो जिले बनाए हैं तो डेफिनेटली जो आखिरी गांव है उसकी दूरी घटी है, लगभग 70 किलोमीटर रह गई। यानी आदमी अपना घर से निकलेगा आखिरी गांव से और जिला मुख्यालय में काम करके शाम को अपने घर चला जाए। ये होना भी चाहिए। देखिए, कोई भी सरकार है, सरकार का दायित्व है, वो जनता के लिए होती है। अगर जनता को असुविधा हो रही है तो वहां इस तरह की जो रेमेडी है या इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। और जिला जितना छोटा होगा उतना ही विकास की संभावनाएं ज्यादा होंगी। उसकी देख रेख, उसका लॉ एंड ऑर्डर और शासन प्रशासन का आखिरी गांव तक पहुंचना, संपर्क बढ़ाना, वो सारी चीजों में सुविधा रहती है। और बिल्कुल मैं सहमत था पत्रकार महोदय की बात से, परिहार जी की बात से, कि देखिए नए रोजगार भी पैदा होंगे, कलेक्ट्रेट बनेगा, तहसील बनेगी। अब कलेक्ट्रेट होगा तो बाबू की भर्ती भी होगी, चपरासी की भर्ती भी होगी, और जब भर्ती होगी तो रोजगार मिलेगा। और रोजगार वैसे भी आजकल बहुत बड़ी समस्या है, और वो भी सरकारी नौकरी मिले
तो लोग अपने आप को धन्य समझने लगते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार काम कर रही है, भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं, काबिले तारीफ है। और देखिए कुछ चंद राज्य ही बचे हैं कांग्रेस के पास। मैं तो कहूंगा एक मॉडल डेवलप करना चाहिए छत्तीसगढ़ को, भूपेश बघेल जी को, जिसके दम पर कांग्रेस ये कह सके कि देखिए जिस तरह छत्तीसगढ़ का विकास किया है उस तरीके से हर राज्य का विकास करेंगे, हर राज्य में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। ये दावा जब भी सार्थक होगा और दावा मजबूत तभी होगा जब हर पार्टी अपना एक मॉडल बनाए। हम बीजेपी की बात करें तो वो गुजरात मॉडल पर उसने 2014 में सरकार बनाई। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल पर पंजाब जीत कर कहीं न कहीं राज्य दूसरे राज्यों में पैर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, चाहे वो गुजरात है चाहे वो हिमाचल है। तो बहुत सारी संभावनाएं कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में। और भूपेश बघेल जी एक पढ़े लिखे और कद्दावर नेता हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो छत्तीसगढ़ को एक मॉडल राज्य के रूप में विकसित करें, बिल्कुल, जिससे कांग्रेस के दावे को बल मिले और कांग्रेस दूसरे राज्यों में जाकर कह सके, छाती ठोक कर कह सके कि जिस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ का विकास किया है उसी तरीके से देश के सारे राज्यों का विकास करेंगे और देश का विकास करेंगे। तो जनता का भरोसा कहीं न कहीं दूसरे राज्यों में भी जगेगा और दूसरे जो राज्य हैं वो भी छत्तीसगढ़ की तरफ बिल्कुल देखेंगे। बहुत उचित कहा उपाध्याय जी आपने। परिहार जी, जिस मॉडल का जिक्र कर रहे हैं उपाध्याय जी, लेकिन कोई भी राज्य आदर्श राज्य तब बनता है, मॉडल तब प्रस्तुत करता है जब हर क्षेत्र का, हर वहाँ पर जो जन है उनका विकास हो हर तरह से। इन 3 नए जिलों का अगर जिक्र करें, सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और मोहला, ये इन 3 जिलों के बारे में ज़रा बताएं कि क्योंकि कहते हैं कि ये प्राकृतिक वन संपदा वाले क्षेत्र भी हैं, कुछ जिले नक्सलवाद से प्रभावित भी हैं। किस तरह से इन आप क्षेत्रों को देख रहे हैं, चूँकि आप वहाँ के पत्रकार हैं और वहाँ बहुत महीनता के साथ हर चीज़ जानते हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए ज़रा बताएं किस तरह के क्षेत्र रहे हैं और अब चूँकि ज़िले बन गए हैं तो कितना बदलाव आने की संभावना है? देखिए निश्चित तौर पे बदलाव होगा। आप ऐसा सोचिए कि अगर हम बस्तर संभाग को लेते हैं तो वहाँ जितने नए जिले बने उससे नक्सल गतिविधियों को विराम मिला है। इसी तरह राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर जो है वो भी नक्सल प्रभावित एरिया था। छुईखदान, सारंगढ़, खैरागढ़ ये भी कहीं न कहीं नक्सल से प्रभावित था। और आपको बताऊं ये वही मोहला मानपुर है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने एक बहुत बड़ी कुर्बानी हमने यहाँ पर हमारी हुई थी पिछले सरकारों में। आईजी हमारे हुआ करते थे चौबे जी, उनका उसी मोहला मानपुर इलाके में ही नक्सलियों से संघर्ष में उनकी जान गई थी। तो निश्चित तौर पर जब मोहला मानपुर जिला बनेगा तो वहां पर पुलिस की गतिविधियां बढ़ेंगी, कलेक्टर बनेगा, विकास होगा। तो जो उपाध्याय साहब ने कहा कि गांव का जो सबसे निचला इलाका है वहां तक भी विकास पहुंचेगा, तो निश्चित तौर पे ये बहुत विकास की बात मतलब आगे बढ़ेगी। दूसरी बात में एक चीज आपको और भी बोलना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि जहां पर आदर्श की बात हो रही थी कि हम किस तरह से एक आदर्श मॉडल हम पेश करते हैं, तो भूपेश मतलब इस जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है इन्होंने एक योजना चला के रखी है नरवा, गुरवा और बारी की। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में चल रहा है तो आने वाले दिनों में ये ऑर्गेनिक स्टेट की ओर हम बढ़ रहे हैं। और आपको बताऊं कि केंद्र नीति आयोग ने जो उनके उपाध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस योजना की छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तारीफ की है। तो जब से भूपेश सरकार बने हैं तो चूंकि हमारी आबादी 70% आबादी गांव में रहती है, तो उन्होंने गांव के स्ट्रक्चर को उन्होंने देख के नरवा, गुरवा और बारी की योजना बनाई। और इस योजना के गांव के सबसे निचले जो गांव हैं, जो लोग हैं, गरीब हैं, उनके यहाँ तक इसकी योजना पहुंच रही है। और आपको बताऊं कि उस गांव से गोबर कलेक्ट हो रहा है और अभी तो उन्होंने मूत्र जो गाय मूत्र है उससे भी मतलब उसको भी उन्होंने खरीदने की निर्णय किया है और उससे भी खाद और सारी चीजों बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में क्योंकि हम छत्तीसगढ़ से हैं तो हमें इस बात का हर्ष है कि आने वाले दिनों में एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो अनेक राज्यों के लिए उदाहरण प्रस्तुत हो। बिल्कुल उपाध्याय जी, वैसे भी कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और ये बेशक छोटी योजना है नरवा, गुरवा, बाड़ी, लेकिन चहुमुखी विकास, लोगों का चहुमुखी विकास इस योजना के जरिए।
देखिए कोई भी योजना छोटी बड़ी नहीं होती है, ये हमारी सोच है। हर छोटी योजना ही बड़ी योजना होती है। हम गांव को सबसे आखिरी इकाई मानते हैं, और जब गांव का विकास होगा तभी राज्य का विकास होगा, और गांव के विकास में ही राज्य का विकास छुपा है। गांव में जरूरत क्या है? गांव में एक अच्छा सा स्कूल हो और चिकित्सा की व्यवस्था हो। मैं बीमार पड़ जाऊं तो मुझे गांव में ही दवा मिल जाए, मेरा इलाज हो जाए, और एक अच्छा सा स्कूल हो जहां मेरे बच्चे पढ़ लें। बिल्कुल। बाकी देखिए छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर, प्रकृति की गोद में एक स्टेट है, और प्रकृति ने भरपूर वहां पर अपना खजाना छुपाया हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ का विकास होता है, हाँ। मैं समझता हूँ, तो गांव का विकास जरूरी है। और बिल्कुल देखिए, पहले जैसा मैंने कहा कि पहले जो जिला मुख्यालय था, जिला था 170 किलोमीटर दूर था, तो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए या जिले में आने के लिए आदमी सुबह का निकलेगा, शाम को पहुंचेगा तो क्या काम करेगा? तो छोटे छोटे जिला जितना छोटा होगा उतना विकास ज्यादा होगा, उतनी विकास की संभावनाएं ज्यादा होगी, उतना शासन के साथ जुड़ाव ज्यादा होगा। और देखिए नक्सली प्रभाव आता कहां से है? देखिए जब जिला मुख्यालय से दूर गांव 170 किलोमीटर होगा, अगर सुबह एसपी को निकलना है, उस गांव में जाना है, तो वो शाम तक पहुंचेगा, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो जहाँ छोटे गांव होंगे वहाँ अप्रोच ज्यादा होगी, जहाँ छोटे जिले होंगे वहाँ शासन प्रशासन की पहुंच आसान होगी। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इस तरह के कदम, सराहनीय कदम और उठाने की जरूरत है। देखिए पहले केंद्र ने भी कहा था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गांव गोद लेंगे, माननीय मोदी जी की योजना थी, लेकिन उसका कोई जिक्र भी नहीं करता है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भूल चुके हैं कि हमको गांव भी गोद लेने थे, गांव का विकास करना था। क्योंकि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक गांव से पलायन होगा, बिल्कुल, और नक्सली या दूसरे लोगों का प्रभाव बढ़ेगा। तो गांव को विकसित करने की जरूरत है, जिससे कि व्यक्ति शहर की ओर पलायन न करे। बिल्कुल, सारा जो बर्डन है वो जनसंख्या का शहरों पर ना आए। निश्चित तौर कहीं ना पर। कहीं वही बेसिक सुविधाएं से मूलभूत सुविधाएं गांव में सरकारों को उपलब्ध करानी चाहिए। परिहार जी, लेकिन ये भी एक कटु सत्य है कि कितना ही समय बदल गया, कितनी ही सरकारें भी बदल गई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ की रही है नक्सलवाद। और दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि बेशक छत्तीसगढ़ बहुत ही प्राकृतिक संपदा क्षेत्र है, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग वहां के जनजीवन को बेहतर बनाने में अब तक नहीं हो पाया है। परिहार जी। पूजा जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत कार्य करने की जरूरत है। देखिए अभी हमारी छत्तीसगढ़ की उम्र ही कितनी हुई है, हम 2022 में हैं, नवंबर 2000 में हम अलग हुए मध्य प्रदेश से। 22 साल ही हमारी अभी उम्र हुई है छत्तीसगढ़ की। तो बहुत काम किए जाने हैं और बहुत काम हुए हैं। देखिए पहले जब हम अलग हुए तो सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज होता था हमारे यहाँ पर, रायपुर मेडिकल कॉलेज। आज हमारे यहाँ 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो हम आगे तो बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक और संदेह गुंजाइश नहीं है। लेकिन जैसे उपाध्याय जी ने कहा कि चूंकि जहाँ 70% आबादी हमारे गाँव में बसती है, तो मूलभूत सुविधाओं में अगर हम गाँव में विकसित करें, गाँव में रोजगार उत्पन्न करें, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो वनों से आने वाले जो फल हैं, अगर हम उसके लिए प्रसंस्करण केंद्र लगाएं तो निश्चित तौर पे गांव का विकास हो सकता है। और मैं बताऊं, नरवा घुरवा बारी कोई छोटी योजना नहीं है पूजा जी। अगर इसको सही तरीके से अगर हम कर पाए, और अगर हमारे सरकार ने इसको सही तरीके से योजना को लागू कर पाई, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा स्टेट होगा जो ऑर्गेनिक स्टेट कहलाएगा। आप ये सोचिए कि गांव का जो सबसे नीचे के व्यक्ति जो 2 जानवर भी रख रहा है, उससे भी सरकार जो है 2 रुपए किलो में वो गोबर खरीद रही है, और उससे मिलने वाले लाभांश से वो कहीं न कहीं अपने आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही है। अब हम मतलब थोड़ी सी हम उसमें विरासत में आते हैं। देखिए जब हम अलग हुए तब हम 16 राज्यों के साथ अलग हुए 2002 में। आज हम दुगना कर चुके हैं अपनी जिलों की संख्या। तो ये विकास की ही तो पहिया है पूजा जी। इसी तरीके से हम विकास की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। नए जिले बनेंगे, नए तहसील बनेंगे, नई नीतियां होंगी, नए रोजगार का सृजन होगा। और यही एक ऐसा तरीका है
जिससे हम लोगों को रोजगार भी उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो उपाध्याय जी भी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में, और आपने भी कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है। थोड़ा-सा दुखद है कि हमारे यहाँ इतना खनिज संपदा होने के बाद भी हम एक अमीर स्टेट की ओर अग्रसर नहीं है। आज भी हमारी स्थिति भारत के गरीब स्टेटों में भी हमारी आती है। हुँ, तो बहुत काम करने की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करता हूँ हुँ, कि जब कोई युवा मुख्यमंत्री बनता है या कोई ऐसे पार्ट से, गाँव से निकल के कोई व्यक्ति आके प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, तो गाँव की समस्या को भी जानता है। चूँकि वो पढ़ाई आके शहर में करता है, तो शहर में अपना जीवन यापन करता है, तो शहर की समस्याओं से भी अवगत हैं। हुँ, तो निश्चित तौर पे हम सब उम्मीद करते हैं, हम हुँ, छत्तीसगढ़ के लोग, हुँ। कि जो नई सरकार है, वो विकास की पहिया को इसी तरीके से आगे बढ़ाती बिल्कुल, रहेगी। और बहुत सारी उम्मीदें जनजातीय बाहुल्य इलाकों को भी, चूँकि हम ज़िक्र यहाँ पर मोहला मानपुर का कर रहे हैं परिहार जी, आप तो भलीभांति इस जी, क्षेत्र से परिचित होंगे, क्योंकि जी, जनजातीय जी। तबका वो है जो अभी भी किसी सदी में भी मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया, या हुए तो बहुत कम आंकड़ों में। तो उन्हें कितनी उम्मीदें, और उनके लिए किस तरह से आप देख रहे हैं नए ज़िलों का गठन कितना बदलाव लाएगा उनकी तरक्की, उनकी बेहतरी के लिहाज से? देखिए, अगर आप ध्यान दें, तो अगर हम बस्तर का ज़िक्र करें या वो नागपुर का वो इलाका जो चंद्रपुर से जुड़े हुए जो इलाके हैं, जो नक्सली प्रभावित इलाके थे, तो आप देखेंगे कि जित जो घटनाएँ आज से 10 साल, 15 साल पहले हुआ करती थी, उन घटनाओं में आपको कमी दिख रही होगी। हम बताएँ, जब हम 2008 में जब हम बीजापुर के दौरे पे थे, तो हम आपको बताएँ कि जब एक ऐसा वातावरण वहाँ था कि अपने आप ही हवाओं में जो खौफ था, वो खौफ हुआ करता था। खाने के लिए कोई ऐसे होटल नहीं थे, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन आपको बताएँ पूजा जी, आप कभी छत्तीसगढ़ आइए, हमारे साथ आप चलिएगा, हम आपको दिखाएँगे, बीजापुर चलिए आप, ये दंतेवाड़ा चलिए, तो आपको पहचान में नहीं आएगा कि ये वही दूरस्थ इलाका है, जहाँ जो नक्सली से इतना प्रभावित था। आज वहाँ आराम से आप रह सकते हैं, अच्छे होटल हैं, व्यापारी अच्छे बिज़नेस कर रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं अपना। हुँ, हुँ, और लोकल लोगों को मैं बताऊँ, हुँ, हमारे यहाँ सीताफल हमारे यहाँ बहुत बहुतायत में होते हैं, महुआ हमारे यहाँ बहुत बहुतायत में होते हैं। तो छोटे-छोटे स्व-सहायता समूह के माध्यम से उनको स्वरोजगार योजनाओं के तहत कई प्रस्तुतीकरण के जो केंद्र हैं, वो खोले गए हैं और वो अपने सीताफल के जो एक गुलकंद टाइप का वो बनाते हैं हुँ। फल से, उसकी सप्लाई फ़ॉरेन तक हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि बदलाव है। और ये बिल्कुल बदलाव निश्चित सुनकर तौर पर परिहार जी बदलाव बड़ा देखने को अच्छा लग रहा मिलता है, है। क्योंकि एक सच्चाई बताऊं, 12-13 साल पहले हम लोग जिस चैनल में थे वो छत्तीसगढ़ का चैनल था, और वहां से जी, हर दूसरी खबर आती थी नक्सली हमले की, नक्सली वारदातों जी, की, ग्रामीण परिवेश का जी। जीवन कितना दहशत भरा था। ये खबरें पढ़ते पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अब आप बता रहे हैं, ये बहुत ही काबिले तारीफ है। जी, जी, पूजा जी। देखिए, हम आपको क्या बताएँ कि आज अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि पूरी समस्याओं से, हमने कहा ना, छत्तीसगढ़ का भी मतलब पैदा हुए अभी 22 साल ही हुए हैं। 21 साल कंप्लीट किए हैं, 22वाँ चल रहा है। अगर युवाओं को हम रोज़गार मुहैया करा सकें, आखिर युवा भटकता कैसे है? आर्थिक तंगहाली से हम्म, वो रास्ता भटकता है। बिल्कुल। साथ में गाँव में कुछ करने के लिए होता नहीं है, हाँ। इसलिए वो रास्ता भटकते हैं और लोग भटकाते हैं। हम्म, अगर हम पूरी योजनाओं को ईमानदारी से गाँव तक ले जाते हैं बिल्कुल। और गाँव के सबसे निचले व्यक्ति को अगर हम इसका लाभ दे पाते हैं, तो आप आने वाले बिल्कुल। दिनों में आप देखिएगा पूजा जी कि ये नक्सली और ये सारी समस्याएँ जो हैं, वो बिल्कुल। होगी नहीं। दूसरी एक बड़ी उपाध बात बताना चाहता हाँ, हूँ, उपाध्याय ये जी, नक्सली बिल्कुल यही पॉइंट जी, उपाध्याय जी आपके पास लेके आते हुए, क्योंकि नक्सलवाद सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन बात सच्चाई यही है कि नक्सली भी तो समाज का ही एक हिस्सा होकर निकले हैं। वो हिस्सा जो शायद मुख्यधारा में नहीं आ पाया, जो इकोनॉमी से नहीं जुड़ पाया, जिसके पास रोजगार नहीं हुआ, वो बहका और इस तरह से नक्सलवाद में संलिप्त हो गया। लेकिन अब जिलों के विकास हो रहे हैं, जिलों को आगे बढ़ाया जा रहा है, लोगों की तरक्की होगी, तो आपको लगता है जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र हैं, जो बहुत पिछड़े लोग हैं, वो भी मुख्यधारा में शामिल होंगे और खुद को विकसित कर पाएंगे? देखिए, शासन और प्रशासन की इच्छा शक्ति अगर है तो मैं समझता हूँ कि विकास हो सकता है। देखिए, मान लीजिए शिक्षा की बात करते हैं, मैं गया हूँ, मैंने देखा है आदिवासी इलाके में स्कूल है और जो आदिवासी भाषा बोलते हैं वो उस शिक्षक को आती नहीं है। ऐसे शिक्षक को वहां पर अगर आप पोस्टेड कर देंगे तो वो क्या बच्चों को पढ़ाएगा। दूसरा, वन उत्पाद का देखिए, जो आदिवासी हैं, जो लोग हैं वहां से वो वन उत्पाद इकट्ठा करके, और जो साप्ताहिक बाजार है, मैंने देखा है, प्रैक्टिकली मेरी बात हुई है, वो वहां अपना वन उत्पाद लाते हैं और बेचने के लिए जहां वो एक स्थान होना चाहिए
को स्थान के बदले में उसे 15-20 रुपए देना पड़ता है साप्ताहिक बाजार में। तो जब 15-20 रुपए वो बेचारा वहां से लाया है बीन के छांट के, और वो बेचने के लिए साप्ताहिक बाजार में उसे 20 रुपए उस स्थान के देने पड़ेंगे जहां वो बेच रहा है, तो क्या वो कमा लेगा और क्या वो खा लेगा। तो देखिए वहां जो वन उत्पाद हैं, जो भी आदिवासी हैं, जो भी वहां उस तरह की जो जातियां हैं जो वनों के साथ सामंजस्य स्थापित करती हैं, वो अच्छी बात है कि सरकार ने वहां खरीदारी शुरू की है और विदेशों में उसकी डिमांड है। एक से एक उम्दा जड़ी बूटी और फल छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा वहां। लेकिन विकास के साथ साथ बहुत सारी और भी जिम्मेदारियां हैं, जैसे नदी का जल प्रदूषित हो गया। अब जो आदिवासी है, जंगल में रह रहा है, वो उस नदी के जल के साथ ही अपने जीवन को चला रहा है, और जब पूरी नदी दूषित हो जाएगी तो उनके स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये भी विकास के साथ साथ ऐसा ना हो कि जो जनजातियां हैं, आदिवासी जनजातियां हैं, जो लोग जंगल के साथ अपना एक जुड़ाव महसूस करते हैं, उनको कहीं कोई विकास से डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए। ये भी सरकार का दायित्व है। विकास संतुलित विकास होगा और सबको साथ लेके चलेगा, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ उसके परिणाम लंबे समय तक दूरगामी होंगे। और ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ में संभावनाएं बहुत है। आप देखेंगे कि भिलाई भैया एजुकेशन का हब है, वहां के बच्चे, आपको पढ़े हुए बच्चे देश के हर कोने में बिल्कुल आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में चले जाइए, आपको वहां का पढ़ा हुआ बच्चा एक आध जरूर मिल जाएगा, चाहे वो एनजीसी है, चाहे एनटीपीसी है, चाहे दूसरे हैं। तो एक जज्बा है लोगों में वहां काम करने को। जहां नक्सलवाद है, देखिए जहां विकास होगा नक्सलवाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जब लोग पढ़ जाएंगे, शहर के साथ जुड़ जाएंगे, सड़क के साथ जुड़ जाएंगे, बिजली मिल जाएगी, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। बिल्कुल। नक्सली क्या चाहते हैं? वो नहीं चाहते उनके इलाके में विकास हो, कोई रोड बने, कोई स्कूल खुले, कोई अस्पताल बने, बिल्कुल नहीं चाहते। इसीलिए सरकार अगर विकास करेगी तो विकास के परिणाम आज नहीं कल दिखने लगेंगे। और जनता भी, देखिए जनता की जो अदालत है वो सर्वोच्च अदालत होती है पूजा, और जब कोई भी सरकार काम करती है तो जनता उसको आशीर्वाद देती है, बार बार आशीर्वाद देती है। और उसी का परिणाम है, आप देखेंगे कि सरकारें 10 साल, 15 साल, 20 साल ऐसे ही नहीं चलती हैं। उन सरकारों को जनता के जो पैरामीटर हैं, जो पैमाना है, उन पर खरा उतरना होता है। और भूपेश बघेल जी में वो क्षमता है जी, अगर वो अपनी क्षमता को भरपूर, अगर पूरी मेहनत के साथ, जो उनका सपना है छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने का, गढ़वो नवा छत्तीसगढ़, बिल्कुल। परियार जी, प्रशासनिक क्षमता भी बढ़ेगी, जिले अगर बढ़ेंगे तो प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी और पुरजोर तरीके से प्रशासन काम कर सकता है। देखो उपाध्याय जी की मैं पहले बात को आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा कि विकास जो है अगर संतुलित विकास हो तो विकास जो है वो, मैं बिल्कुल उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप देखिए तेंदुपत्ता जो वन उत्पाद है, जिसमें आदिवासी जो हमारे भाई बहन वो सीधे जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ अकेला एक ऐसा राज्य है जो अपने वन उत्पादों का सबसे ज्यादा मूल्य देती है। चावल जो है, जो धान खरीदी होती है छत्तीसगढ़ में, वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा मूल्य जो है छत्तीसगढ़ सरकार आज पे कर रही है। गांव की बात करें तो गोबर जैसी, आप सोच सकते थे कि कोई सरकार गोबर जैसी योजना ला सकती है जिसमें गोबर खरीद सके? क्या आप सोच सकते हैं कि कोई सरकार गौमूत्र खरीदने की योजना बना सकती है? तो निश्चित तौर पे भूपेश बघेल जो हैं वो गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वो इसी रूप में छत्तीसगढ़ का विकास करना चाह रहे हैं, जिससे गांव का भी विकास हो और शहर का विकास हो। जो दूसरी बात आप बोल रही हैं पूजा, प्रशासनिक क्षमता, बिल्कुल। जब जो बात आप कह रही हैं, जब नए जिले बनेंगे तो आप सोचिए उस जिले को एक नया आईएएस मिलेगा, एक नया आईपीएस मिलेगा, तहसील में नए एसडीओ, नए तहसीलदार मिलेंगे आपको, और नीचे आप चले जाइए जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, इरिगेशन हो, महिला एवं बाल विकास हो,
ऐसे सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर नए संरचना होगी, हम्म। नए लोग आएंगे, नई प्रशासन। अब आप सीधे सोच लीजिए कि जिस अधिकारी को क्षेत्र को कवर करने के लिए 500 किलोमीटर जाना पड़ता था, अगर वो अधिकारी अपने चेंबर से 50 किलोमीटर जाके अगर अपने एरिया को कवर कर सकता है, तो 50 किलोमीटर में उसकी प्रशासनिक क्षमता ज्यादा अच्छे बेहतर तरीके से काम कर पाएगी, ना कि 500 किलोमीटर रोज यात्रा करके। तो ये बिल्कुल ये सीधी सी बात है कि नए जिले बनेंगे। और आपको बताऊं, हमारे जो जिले बन रहे हैं, अगर सारे जिलों की आप चारों तरफ आप क्षेत्रफल देखेंगे, तो आने वाले दिनों में हर जिले का क्षेत्रफल मुश्किल से 50 किलोमीटर की परिधि में आ जाए। ठीक। और 50 किलोमीटर की परिधि में आने पे प्रशासनिक क्षमता बिल्कुल। ज्यादा प्रशासनिक क्षमता के साथ लोग काम करेंगे। ठीक। बहुत लेकिन बहुत कम समय है सर, बहुत कम समय। उपाध्याय जी, एक लास्ट कमेंट आपसे, क्या हम इसे सियासी चश्मे की नजर से कैसे देख सकते हैं? देखिए, सियासी चश्मे से सियासी लोग देखते हैं, हम लोग मानवता के आधार पर देखते हैं, जनता के आधार पर देखते हैं और जनता के सरोकार के साथ देखते हैं। और भूपेश बघेल पर कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की, एक मॉडल विकसित करने की कहीं ना कहीं बहुत समय की जरूरत है, जिससे कि कांग्रेस जो इस समय अप्रासंगिक दिखने लगी है, वो प्रासंगिक कैसे बने, ऐसे नेताओं के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वो बिल्कुल, मैं पत्रकार महोदय जो प्रयास साहब, उनकी बात से सहमत हूँ कि देखिए, एक मॉडल स्टेट विकसित करना होगा छत्तीसगढ़ को, भूपेश बघेल को, तभी पूरे देश में कांग्रेस में एक नई ऊर्जा और कांग्रेस के प्रति लोगों में एक नया उत्साह देखने को मिलेगा। अब वो वक्त बताएगा कि कितना कामयाब हो पाते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका आरबी उपाध्याय जी, राकेश प्रताप सिंह परिहार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हालांकि समीर दीवान जी भी जुड़ने वाले थे, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट, वो जुड़ नहीं पाए। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश से अलग होकर बने छत्तीसगढ़ में नए जिलों को लेकर लगातार मांग रही है। इनमें खासकर वो इलाके रहे हैं जो राजधानी से दूर राज्य के सीमांत इलाके हैं। नक्सलवाद प्रभावित इन क्षेत्रों का मानना रहा है कि विकास की दौड़ में वो पिछड़ रहे हैं। माना जाना चाहिए कि नए जिलों के निर्माण से अब इन इलाकों की तस्वीर बदलेगी और सियासत में भी स्थानीय स्तर पर जो अपेक्षाएं रहती हैं उन्हें भी संतुष्ट किया जा सकेगा। चर्चाएं खास में फिलहाल एक विराम, कल फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।